अब देखिएगा रैंक, अपने चैप्टर को रैंक को आगे बढ़ाते हैं। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट लिख दिया है। एज इक्वल टू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और दूसरी रो में है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर। रैंक निकालनी तो मैं आपको सिखा ही चुका हूँ, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन जो है मैं और कर देता हूँ, है ना। अब इसकी रैंक निकालने के लिए कहा गया है, आप पहले तो इन्हें नंबर्स में बदल लीजिएगा। एक इक्वल टू 1 4 9 16 4 9 16 25 9 16 25 36 16 25 36, और ये हो जाएगा 49। आप देखिएगा 1 है, 11 नंबर पर आपका 1 है। 11 नंबर क्या होती है, इसे और इसे 0 बनाइएगा। R2 चेंज, R2 माइनस 4 R1, R3 चेंज, R3 माइनस 9 R1, R4 चेंज, R4 माइनस 16 R1। अब ये हो जाता है ए इक्वलेंट 1 4 9 और 16। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में कोई स्पेशलिटी नहीं है, बस इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ये बड़ा क्वेश्चन है। 4 में से 4 जाएंगे 0 आ जाएगा। अब यह 9 है और यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16। 9 में से 16 घटाएंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। 16 है और माइनस का 9 चौक 36 है। 16 में से 36 घटाएंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। 25 है और 16 चौक 64, तो यानी कि 64 में से 25 घटा रहे हैं। 14 में से 5 जाएंगे 9, और 5 में 2 जाएंगे 3, यानी कि माइनस का 39 आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा R3 चेंज, R3 माइनस 9 R1 है। 9 में से 9 जाएंगे 0, 16 में से 36 घटेंगे तो माइनस का 20 आएगा। 25 है और 16 की 25 9 9 81, 81 में से 25 घटाएंगे। 11 में से 5 जाएंगे 6, और 6 में से 2 जाएंगे 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 46, सॉरी माइनस का 56 आएगा। आ जाएगा, है ना। और यहाँ देखिएगा 36 है और 16 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 9 के साथ, 16 नंबर 144। 144 में 36 घटाएंगे, 14 में से 6 जाएगा 8 हो जाएगा, और 3 में से 3 जाएगा 0, 103 माइनस 108, माइनस का 108। और अब देखिएगा R4 माइनस 16 R1, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। या एक काम कर लेते हैं, ये ऑपरेशन नहीं लगाते हैं, अभी ऐसा कर लेते हैं, जो नंबर हो रहे हैं ये बड़े बड़े हो रहे हैं, है ना। अभी नंबर बड़े बड़े हो रहे हैं, उन्हें घटाने में ना टाइम लग रहा है, ओरली नहीं घट रहे हैं। आप इसमें ऐसे लगाओ, ये एक्स्ट्रा ऑपरेशन लगाओ। R2 चेंज R2 माइनस R1, R3 चेंज R3 माइनस R2, R4 चेंज R4 माइनस R3, इक्विवेलेंट। अब देखिएगा ऑपरेशन काट करके मैंने नया ऑपरेशन लगा दिया है। इस नए ऑपरेशन का लगाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो कैलकुलेशन करने में टाइम लग रहा है वो बच जाए, क्योंकि नंबर ना बड़े बड़े हो रहे हैं। अब ये हो जाता है 1 4 9 और 16। 4 में से 1 जाएगा 3, 5, 16 में से 9 जाएंगे 7, 25 में 16 जाएंगे 9, और 9 में से 4 जाएंगे 5, 16 में से 9 जाएंगे 7, 25 में 16 जाएंगे 9, और 36 में से 25 जाएंगे 11, 16 में से 9 जाएंगे 7, और 25 में 16 जाएंगे 9, 36 में से 25 जाएंगे 11, और 49 है 36 4 40 और 9 13। आप देखिएगा नंबर पहले से थोड़े छोटे छोटे हो गए हैं। तो इस ऑपरेशन का क्या फायदा हुआ, जो नंबर बड़े बड़े थे वो पहले थोड़े से छोटे छोटे हो गए हैं। अब ऑपरेशन लगाइए ना, 11 नंबर से इन 3 को 0 बनाते हैं। R2 चेंज
R2 माइनस 3R1, R4 चेंज, R4 माइनस 5R1, सॉरी R3 चेंज, R3 माइनस 5R1, R4 चेंज, R4 माइनस 7R1। अब ये हो जाता है A इक्विवेलेंट 1, 4, 9 और 16 हो जाता है। या एक काम और करता हूँ, अभी नंबर और छोटे करता हूँ, नंबर और थोड़े छोटे कर लेता हूँ, अभी भी नंबर बड़े हो रहे हैं। या चलिए देखा, अब तो चलो घटा ही सकते हैं हम आसानी से। R2 चेंज, R2 माइनस 3R1, R3 चेंज, R3 माइनस 5R1, R4 चेंज, R4 माइनस 7R1। इक्विवेलेंट 1, 4, 9 और 16। 3 में से 3 जाएंगे, 0 आएगा। 5 में से 12 घटेंगे, माइनस के 7 आ जाएगा, 7 और 9 दिया 27, माइनस का 20 आ जाएगा। 9 और 16 दिया 48, 48 में से 9 घटा रहे हैं आप, तो 9 39, माइनस का 39 आ जाएगा। अब देख लीजिएगा, R3 माइनस 5R1, 5 में से 5 गया 0, 7, 5 चौक 20 करेंगे, 5 चौक ये 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 चौक 20, 7 में से 20 घटाएंगे तो माइनस के 13 आएगा। 9 है 9 और ये हो जाएंगे 5 9 45, यानी कि 45 में से 9 घटाना है तो 15 में से 9 जाएंगे 6 और ये हो जाएगा 36, माइनस का 36 हो जाएगा। 11 है और R3 में, इसमें R1 में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 80 हो जाएगा। 80 में से 11 माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गया 9 और 7 में से 1 गया 6, माइनस के 69 हो जाएगा। अब लास्ट ऑपरेशन ले लेते हैं। 7 में से 7 जाएगा 0, 9 मल्टीप्लाई करना है 7 से 28, 28 में से आप 9 माइनस करेंगे, 9 माइनस का 19, माइनस का 19 आ जाएगा। और 11 है और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना है 63, 63 में से 11 घटाएंगे 2 और यहाँ 12, यहाँ माइनस का 52 हो जाएगा। लास्ट नंबर देख लीजिएगा, 13 है और 16 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से, 16 में 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 छंग 42, 7 छंग 42 हो जाएंगे। 42 का 2 हासिल लेंगे, 4 7 ही 7 और 4 11 और इसमें से घटा रहे हैं आप 13, तो 13 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 99, ये हो जाएंगे माइनस के 99। और नंबर देख लीजिएगा, अभी भी नंबर मेरे पास बड़े बड़े आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है ना, सबसे बड़ा सवाल है। अभी तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, कॉमन फैक्टर इसमें से कोई नहीं मिलेगा। ये देख लेता हूँ मैं क्या लिखा गया है, 69 है ये था R3 वाला 11 और 16 पंजे 80, 69, हाँ 69 है। अब मैं थोड़ा नंबर प्लस कर लेता हूँ। R2 चेंज माइनस 1 R2, R3 चेंज माइनस 1 R3, R4 चेंज माइनस 1 R4। इन नंबर को मैं पॉजिटिव कर देता हूँ। A इक्विवेलेंट 1 4 9 16, 0 7 20 39, 0 13 36 69, 0 19 52 और 99। अभी मैं 0 नहीं बना रहा हूँ, है ना, अभी मैं 0 नहीं बना रहा हूँ तो 0 की वजह से चूंकि नंबर अभी मेरे बड़े चल रहे हैं, 1 भी मेरा नहीं मिल रहा है। मैं ऑपरेशन लगाता हूँ यहाँ, R3 चेंज R3 माइनस R2
R4 चेन R4 माइनस R3 इक्विवेलेंट 1 4 9 16 0 7 20 39 0 13 में से 7 जाएंगे 6 36 में से 20 जाएंगे 16 69 में से 39 जाएंगे तो 30 ये 30 हो गया है और 0 19 में से 13 जाएंगे तो 6 आ जाएगा और 52 में से 36 जाएंगे तो 12 में से 6 जाएंगे 6 और 4 में से 3 जाएंगे 1 99 में से 69 जाएगा तो ये 30 देखिएगा कितना बड़ा फायदा मिला मुझे। थर्ड और फोर्थ रो मेरी सेम हो गई है। R4 चेन R4 माइनस R3 इक्विवेलेंट 1 4 9 16 0 7 20 39 0 16 30 0 0 0 0 एक रो मेरी पूरी 0 में बन गई है ना। अब इनके नंबर में थोड़े छोटे छोटे करता हूँ। अब मैं करता हूँ R2 चेन R2 माइनस R3। अब मैं बेटा 1 बनाने जा रहा हूँ 1 4 9 16 0 सॉरी 7 में से 6 गए 1 20 में 16 गए 4 39 में 3 गए 9 0 6 16 और 30 0 0 0 0। अब देखिएगा यहाँ अब मैं इस 1 की हेल्प से इसे 0 बना रहा हूँ। R3 चेन R3 माइनस से 6 R2 अब ये हो जाता है इक्विवेलेंट 1 4 9 16 0 1 4 9 और 0 6 में से 6 जाएंगे 0 अब 16 है और 6 चौक 24 16 में से 24 घटेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा 30 है और 9 6 54 है 30 में से 54 घटेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा 0 0 0। अब देखना मेरा काम हो चुका है। प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे के सारे 0 हैं। इक्विवेलेंट फॉर्म आ चुकी है 4 पंक्ति हैं 4 रो है मेरे पास 4 में से 1 मेरी 0 में जा चुकी है तो मेरे पास 3 रो बचे तो ये इक्विवेलेंट फॉर्म के अनुसार रैंक 3 हो गई। Which is इक्विवेलेंट फॉर्म सो रैंक ऑफ A इक्वल टू 3 और इस तरह से जो क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब देखिएगा मैं आपको 5वें का बी पार्ट करके दिखाता हूँ। 5वें के बी 5वें में है फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एंड Q। जिन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाता है अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है और जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है वो आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। तो वो कहता है फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एंड Q सच दैट PAQ इज इन द नॉर्मल फॉर्म। तो यानी कि अब क्वेश्चन में ऐसा बनता है वी हैव टू फाइंड P एंड we have to find non singular matrix P and Q such that PAQ is normal form। जो PAQ है वो नॉर्मल फॉर्म होनी चाहिए। P और Q नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं इनका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा और डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है तो P भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और Q भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और बीच में A होनी चाहिए। सही है ना। ठीक है और जो रिजल्ट आना चाहिए PAQ का जो रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहली लाइन में आप देखिएगा मैं कैसे लिखता हूँ। इधर मैं A लिखता हूँ इधर मैं I लिखता हूँ इधर A लिखता हूँ और इधर मैं I लिखता हूँ। अब हमारा मैट्रिक्स का रूल होता है कि अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है।
तो लेफ्ट में मैंने ए लिखा, राइट में मैंने ए के लेफ्ट में भी आई लिख दिया है, राइट में भी आई लिख दिया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको ध्यान क्या देना है, अब आप कैसे देखेंगे, ये ए मैट्रिक्स है, ये 3 गुणा 4 की है। जो मैट्रिक्स ए मिली हुई है वो 3 गुणा 4 की है। अब ए की मल्टीप्लाई लेफ्ट में भी आई से हो रही है और राइट में भी आई से हो रही है। आई स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, रो और कॉलम बराबर होते हैं, तो आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इस आई की ए से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इस आई के नंबर ऑफ कॉलम और इसके रोज दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ए की आप दाएं वाले आई से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ए के नंबर ऑफ कॉलम और आई के नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए। तो होता क्या है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई के अनुसार ए की जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 3 गुणा 4 है, तो इस आई के साथ का 3 डाल दीजिएगा, है ना। और ए के पास कॉलम कितने हैं, 4, ये हो जाएगा 4। तो कैसे रूल बना, ए के जो रो का नंबर है वो तो लेफ्ट वाले आई को दे दो, है ना, और ए के जो कॉलम का नंबर है वो राइट वाले आई को दे दो। अब इसकी मैं वैल्यू लिख देता हूँ, ये ए है 1 -1 2 -1 4 2 -1 2 2 2 -2 0, ये I3 है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बीच में ए आप ऐसे लिखा रहेंगे, ये I4 है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अब मैंने I3 की वैल्यू रखी है और I4 की वैल्यू रखी है, और शर्त क्या है, PAQ जो है वो नॉर्मल फॉर्म होनी चाहिए। तो PAQ क्या होनी चाहिए, नॉर्मल फॉर्म। तो PAQ की वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी, ये नॉर्मल फॉर्म होनी चाहिए। और नॉर्मल फॉर्म की खास बात होती है उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है और 1 और 0 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो जब मैं इसको रैंक की तरह से अपना क्वेश्चन करने जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड को, तो रो में ऑपरेशन लगाऊंगा और कॉलम में ऑपरेशन लगाऊंगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब मैं रो में ऑपरेशन लगाऊंगा तो वो लेफ्ट वाली मैट्रिक्स में लगेगा, लेफ्ट वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगेगा, क्योंकि ये एक ही रो से बनी है। और राइट वाला जो आई है वो ए के कॉलम से बना है, तो कॉलम का ऑपरेशन दाईं तरफ लगेगा। तो क्या ध्यान रखना है, रो का ऑपरेशन जो लगेगा वो लेफ्ट वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगेगा, और कॉलम वाला जो ऑपरेशन है वो राइट वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगेगा। पहले इस 1 को पकड़ता हूं, ये नंबर थोड़े छोटे पड़ रहे हैं मेरे पास, है ना। इन 1 की हेल्प से इसे और इसे 0 बनाता हूं। C2 चेंज, C2 प्लस C1, C3 चेंज, C3 माइनस 2C1, C4 चेंज, C4 प्लस C1। आइए ना, 1 4 2, C2 में C1 जोड़ रहे हैं 0, 4 और 2 6, 2 और 2 4, अब 2 में से 2 जाएंगे 0, माइनस 1 और माइनस का 8, माइनस के 9 आ जाएंगे, माइनस का 2 और माइनस का 4, तो माइनस के 6 आ जाएंगे। 1 में -1 जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये जो ऑपरेशन लगाए हैं मैंने कॉलम के लगाए हैं, तो ये उस मैट्रिक्स में लगाइएगा दाएं हाथ पर है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ एक ऐसा रहने दीजिएगा। अब देखिएगा 1 0 0 0, ये ऐसे कैसे, C2 में क्या है, C2 प्लस C1, 1 1 0 0, C3 में C3 माइनस 2C1, -2 0 1 0, और C4 में देखिएगा C4 प्लस C1, 1 0 0 1। ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब इस 1 की हेल्प से मैंने इन्हें 0 बना दिया। अब इस 1 की हेल्प से मैं इन दोनों को 0 बनाऊंगा। R2 चेंज, R2 माइनस 4R1, और R3 चेंज, R3 माइनस 2R1। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0, 4 में से 4 जाएंगे 0, 6 -9 6 0 4
-6 2। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मैंने रो का ऑपरेशन लगाया है, तो रो उस वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगेगा रो का ऑपरेशन, तो लेफ्ट बाएं वाले हाथ पर लिखी हुई है। अब इसमें ऑपरेशन लगाइएगा 1 0 0, R2 में से 4R1 माइनस कर रहा हूँ, माइनस का 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, R3 में से 2R1 माइनस कर रहा हूँ, माइनस का 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1। अब ये ऐसे कैसे रहेगी 1 1 -2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अब इतना हिस्सा तैयार हो गया। अब देख लीजिएगा, अभी मेरे पास 1 नहीं है ना। अब मुझे देखना है 22 नंबर को। अब यहाँ 6 है और यहाँ क्या है 4, 6 की जगह मैं 2 बना देता हूँ। अब मैं ऑपरेशन लगाता हूँ R2 चेंज R2 माइनस R3, तो ये हो जाता है 1 0 0 0 0, 6 में से 4 जाएगा 2, 6 में से 4 घटेंगे 2, तो माइनस का 9 प्लस का 6 माइनस का 3, 6 में से 2 जाएगा 4, 0 4 -6 2। ये ऑपरेशन रो का है, तो लेफ्ट वाली मैट्रिक्स में लगाएंगे आप 1 0 0। आप क्या कर रहे हैं R2 में से R3 घटा रहे हैं, माइनस का 4 और प्लस का 2, माइनस का 2, 1 में से 0 गया 1, 0 में से बन गया -1, -2 0 1 1 1 1 -2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये आ गया। अब देखिएगा 22 नंबर पर, यहाँ 22 नंबर पर 2 है, इस 2 की हेल्प से इसे मैं 0 बनाता हूँ, तो ये हो जाता है R3 चेंज R3 माइनस 2R2, 1 0 0 0 0 2 -3 4 0, 4 में से 4 जाएंगे 0, और माइनस का 6 और 3 दूनी 6, माइनस का 6 और प्लस का 6, ये भी 0 बन जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 में से 8 जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। ये ऑपरेशन पहले वाले में लगाएंगे आप 1 0 0 -2 1 -1, R3 में से 2R2 घटा रहे हैं, तो माइनस का 2 प्लस का 4 प्लस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 2 और 1 प्लस 2 3 1 1 1 -2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये देखिएगा, ये वैल्यू मेरी तैयार हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स धीरे धीरे बनती जा रही है। ये भी 0 बना लिए हैं। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, इस जगह मेरा 1 होना चाहिए। तो या तो मैं रो से डिवाइड करूंगा, रो को डिवाइड करूंगा तो 3 जगह डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं ऑपरेशन लगा लेता हूँ C2 चेंज C2 बटे 2, तो 1 0 0 0 1 0 0 -3 0 0 4 -6। एक इसे डिवाइड करता हूँ C2 को और एक इसे भी डिवाइड कर देता हूँ। हाँ चलो, यहाँ पर भी माइनस का 6 पड़ा हुआ है और एक यहाँ लगा देता हूँ। चलो C2 को डिवाइड अभी रहने दो इधर, 1 0 0 -2 1 -1 2 -2 3 1। अब यहाँ हो जाएगा 1 0 0 0, C2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 बटे 2 1 बटे 2 0 0 -2 0 1 0 1 0 0 1। अब ये हो गया है। अब इस 1 की हेल्प से मैं इसे और इसे 0 बनाने जा रहा हूँ, तो मैं ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ C3 चेंज C3 प्लस 3C1 C4 चेंज C4 -4 C2 सॉरी 1 की जगह 2 है, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 और -6, 1 0 0 -2 1 -1 2 -2 3 1 1 0 0 0। ऑपरेशन देख लीजिएगा, C2 तो ऐसा कैसे रहेगा 1 बटे 2 1 बटे 2 0 0,
ऑपरेशन देखेगा C3 में क्या कर रहे हैं, C3 प्लस 3C2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 3/2, 2 दूनी 4, माइनस का 1/2, और जीरो में यहाँ 3/2, 1 और 0। C4 में देख लीजिएगा क्या कर रहे हैं आप, C4 माइनस 4C2 कर रहे हैं, बस इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। देख लीजिएगा। अब लास्ट ऑप्शन ये है, देखिएगा माइनस का 6 है ना, या तो मैं रो में डिवाइड करूंगा या मैं कॉलम में डिवाइड करूंगा। मैं ऑपरेशन लगाता हूँ C4 चेंज, C4/6, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन अपना सकते हैं आप। ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 और यहाँ माइनस का 6 डाल देता हूँ, यहाँ 1 हो जाता है, 1 0 0 -2 1 -1 2 -2 3 8, और यहाँ 1 0 0 0 1/2 1/2 0 0 -1/2 3/2 1 और 0, और चौथे में -6 से डिवाइड करा है आपने, 1/6 1/3 0 -1/6। अब देख लीजिएगा यहाँ पर, अब ये मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है लेफ्ट हैंड साइड में तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में थोड़ा सा चेंज मुझे करना है। 11 नंबर पर 1 है, 22 नंबर पर 1 है ना, 11 नंबर पर 1 है, लेकिन 33 नंबर पर आना चाहिए, तो इन दोनों कॉलम को इंटरचेंज करिएगा, C3 इंटरचेंज C4, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो चुकी है। अब ये हो जाता है 1 0 0 -2 1 -1 2 -2 3 8 1 0 0 1/2 1/2 0 0। C3 और C4 को इंटरचेंज कर रहे हैं, ये 1/6 1/3 0 -1/6 माइनस का 1/2 3/2 1 और 0। अब देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में डायगोनल पर 1 है और बाकी सारी सब जगह क्या है 0 है, तो ये मेरी नॉर्मल फॉर्म बन गई। और हमसे कहा गया था कि पी ए की नॉर्मल फॉर्म होनी चाहिए, तो बीच में तो ए लिखा हुआ है, ये तो मेरी पी की वैल्यू हो जाएगी और ये मेरी क्यू की वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसे लिख देते हैं, ये इधर नॉर्मल फॉर्म इक्वल टू बनाने की हमें पी ए क्यू, तो पी का आंसर हो जाएगा 1 0 0 -2 1 -1 2 -2 3, और क्यू का आंसर 1 0 0 0 1/2 1/2 0 0 1/6 1/3 0 -1/6 -1/2 3/2 1 और 0। ये मेरे तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्मल फॉर्म आ चुकी है, और हमसे कहा गया था कि जो पी ए क्यू होना चाहिए वो नॉर्मल फॉर्म होनी चाहिए, तो ए बीच में पड़ा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू पी को मिल जाएगी, राइट हैंड वाली वैल्यू क्यू को मिल जाएगी। अब देखिएगा, जब किसी भी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में बदलने जाते हैं तो हर स्टूडेंट उसे अपने तरीके से करता है, कोई रो का ऑपरेशन कभी लगाता है, कोई कॉलम का ऑपरेशन कभी लगाता है ना, ये ध्यान रखना। कोई बच्चा किसी तरीके से करता है, कोई बच्चा किसी तरीके से करता है। जब हर बच्चे के ऑपरेशन लगाने का तरीका अलग अलग होता है, तो जो आपके पी और क्यू आएंगे वो हर स्टूडेंट के अलग अलग आएंगे। यानी कि जिस प्रकार से दो स्टूडेंट के रो और कॉलम के ऑपरेशन आपस में मैच नहीं कर सकते, उसी प्रकार से किन्हीं भी दो स्टूडेंट के पी और क्यू आपस में मैच नहीं कर सकते। तो पी और क्यू निकालने का तरीका क्या होता है, अब आपको कैसे पता लगेगा कि पी और क्यू सही आए हैं नहीं आए हैं? बीच में ना एक ही वैल्यू डाल दो और इन मैट्रिक्स की 12th में जाकर के मल्टीप्लाई कर दो। अगर LHS आपकी बन गई तो आपका सवाल सही है, और नहीं बन रही है तो इसका मतलब क्वेश्चन में गलती हो चुकी है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में दो मैट्रिक्स को हमें हैंडल करना पड़ रहा था, इस समय एक साथ 3 मैट्रिक्स हैंडल हुई है, तो इस वजह से क्वेश्चन जो है वो लंबा हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है, अभी तक जो है ऐसा कोई सवाल एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन तैयारी हमें हर तरह से करके रखनी चाहिए।
तो इस प्रकार का 5वें का बी मैंने कराया था, और 5वें क्वेश्चन में से आप कोई सा भी क्वेश्चन छाट करके अपना कोई सवाल कर सकते हैं। अब देखिएगा एक सवाल और कर देता हूँ। ये 5वां हो गया है, 4th हो गया है, यहाँ पर पहले के 2 भी हो चुके हैं। अब मैं एग्जाम्पल पर आता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 दिए गए थे, 5 दिया गया था, 6 दिया गया था, 7 दिया गया था, 8। एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 1 1 A B C A Q B Q C Q, कॉमा A B C being रियल। A B C जो है वो रियल वैल्यू है। जहाँ पर नंबर नहीं है वहाँ पर तो आपको नॉर्मल फॉर्म में इक्विवेलेंट फॉर्म लगाना बेवकूफ़ी कही जाएगी। कितने बाई कितने की है? 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है, तो 3 बाई 3 की मैट्रिक्स में सबसे बड़ा माइनर जो है वो 3 बाई 3 का बनेगा, फिर 2 बाई 2 का, फिर 1 बाई 1 का। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है 3 बाई 3 में माइनर मेथड लगाना। आइएगा माइनर मेथड में चलते हैं। अब हम लेते हैं माइनर ऑफ ऑर्डर 3, डिटरमिनेंट A इक्वल टू डिटरमिनेंट 1 1 1 A B C A Q B Q C Q। ऑपरेशन लगाइएगा, C1 चेंज C1 माइनस C2, C2 चेंज C2 माइनस C3, 0 0 1 A माइनस B B माइनस C और C, AQ माइनस BQ BQ माइनस CQ और CQ। आपकी मैट्रिक्स आ चुकी है। अब आप फर्स्ट कॉलम में से A माइनस बी कॉमन लेंगे, सेकंड में से B माइनस सी कॉमन लेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ C हो जाएगा, CQ हो जाएगा। पहली रो में जाकर के इसका एक्सपेंशन कर दीजिएगा, तो ये आपको मिलता है A माइनस बी B माइनस सी। इस 1 के लिए खोलेंगे तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस AB। अब यहाँ पर आपका B स्क्वायर से B स्क्वायर कट जाता है, तो A माइनस बी B माइनस सी। अब यहाँ पे देखिएगा C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो C माइनस A और C प्लस A हो जाएंगे, और यहाँ से प्लस का B कॉमन है, तो ये हो जाएगा C माइनस A। तो डिटरमिनेंट A की वैल्यू आ गई है आपकी, A माइनस बी आ गया है, B माइनस सी आ गया है, C माइनस A आ गया है, और ब्रैकेट में बचा है A प्लस B प्लस C। अब इसके अलग अलग केस जो है वो कंसीडर करने शुरू करिएगा, जितने भी केस हो सकते हैं। ऐसा जो है पहली बार जो हो रहा है, मतलब पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा हो चुका है। केस फर्स्ट, पहले केस में सोचते हैं A, B, C are different and A plus B plus C not equal to 0। पहला केस A B C डिफरेंट है, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, अब ये भी 0 नहीं है, तो डिटरमिनेंट A not equal to 0 is to imply rank of A is equal to 3। 3 ऑर्डर का माइनर 0 नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में आपकी रैंक जो है वो 3 हो जाती है। अब दूसरे केस में देखिएगा, दूसरे केस में A B C आर डिफरेंट बट A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0, यानी कि A B C जो है वो तीनों डिफरेंट हैं, लेकिन तीनों को जोड़ करके क्या आ रहा है 0। तब डिटरमिनेंट A की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो 3 ऑर्डर का माइनर जो है वो 0 में चला जाएगा, है ना। अब तो 2 ऑर्डर का चेक करते हैं। 2 ऑर्डर में क्या करते हैं, 2 ऑर्डर में ऐसे ले लेते हैं, तो माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज इक्वल टू 1 1 A B B minus A is not equal to 0 is to implies rank of A equal to 2। ऐसी स्थिति में जो आपकी रैंक है वो 2 हो जाती है ना। फिर थर्ड पॉइंट लेते हैं। थर्ड पॉइंट अभी A B C का डिफरेंट कर रहे थे डिफरेंट, अब ऐसे ले लेते हैं। एक
ए इक्वल बी नॉट इक्वल टू सी, यानी कि कोई से दो बराबर हो जाए और तीसरा बराबर ना हो, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, देन डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। तो 3/3 का माइनर तो 0 में चला गया है। अब 2/2 का चेक करते हैं। अब ये ले लेते हैं, माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज इक्वल टू 1 1 बी सी इज इक्वल टू सी माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 0। इस टू इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। एक ही रैंक जो है वो 2 हो जाती है ना। अब तीसरी कंडीशन के बारे में सोचते हैं, 4, अगर तीनों बराबर हो जाए, इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो डिटर्मिनेंट ए में आपका बनेगा 1 1 1 ए क्यूब, है ना। ऐसे बन जाएगा डिटर्मिनेंट में। दूसरी रो में से ए कॉमन आ जाएगा, तीसरी रो में से ए क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा ये ए की पावर 4 बाहर आ जाएगी, 1 1 1 1 1 1 और यहाँ भी 1 1 1। यहाँ पर आप देखिएगा सारे 1 हो चुके हैं। 3 ऑर्डर का माइनर लेंगे तो 0 आएगा, 2 ऑर्डर के माइनर लेंगे तो अभी सारे 0 आ जाएंगे, तो रैंक कितनी हो जाएगी 1। तो माइनर ऑफ ऑर्डर 3 एंड 2 आर 0, देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से डिफरेंट केस लेने पर जो है डिफरेंट रैंक आपको प्राप्त हो जाती है। अब यह है 3.6 थ्योरम 1, इसे रीड कर लीजिएगा। थ्योरम नंबर 1 में है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट अल्टर द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, आई इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैव द सेम रैंक। जब किसी भी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, चाहे वो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ हो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, तो मैट्रिक्स की जो नई वैल्यू आती है वो मैट्रिक्स नहीं होती है, वो उसके इक्विवेलेंट होती है। तो हमारी थ्योरम ये कहती है कि जो मैट्रिक्स होती हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, उनकी रैंक जो है वो सेम होती है। यानी कि हमारा रूल ये कहता है कि रो और कॉलम को बदलने पर रैंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको आप सिर्फ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पढ़ने में जो 12th क्लास के डिटर्मिनेंट के रूल हैं वो डिटर्मिनेंट के रूल ही यहाँ लिखे गए हैं, है ना। तो इसमें कुछ नहीं है। थ्योरम 2 नहीं करेंगे, थ्योरम नंबर 3 का फार्मूला करेंगे ओनली, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। थ्योरम नंबर 3 में है द रैंक ऑफ टू, ये रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल रैंक ऑफ बी, लर्न। इसका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, इस फार्मूले को लर्न कर लीजिएगा, इसकी आगे मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। यानी कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद जो रैंक निकल के आती है वो दोनों मैट्रिक्स की अलग अलग रैंक से जो है वो छोटी होती है। थ्योरम नंबर 4 है ये। फिर उसके बाद थ्योरम नंबर है 5, सॉरी थ्योरम नंबर 4, इसे करेंगे हम। ये कहता है द रैंक ऑफ मैट्रिक्स does not alter by pre-post multiplication with any non-singular matrix। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होती है। तो थ्योरम नंबर 4 हमसे ये कह रही है कि कोई मैट्रिक्स अगर आपको मिल जाए, थ्योरम नंबर 4 आपसे ये कह रही है कि कोई मैट्रिक्स अगर आपको मिल जाए और उसमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो सिद्ध करिएगा कि उसकी रैंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम ऐसे मान लेते हैं, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। लेट हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं, लेट P इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। P जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ऑर्डर n क्रॉस n है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसलिए रो और कॉलम मुझे बराबर लेने पड़ेंगे, है ना। अब मल्टीप्लाई मुझे देखनी पड़ेगी, ए की मल्टीप्लाई अगर मैं P से करने जाऊंगा तो ए की मुझे कॉलम और P की जो रो है वो दोनों बराबर मिल जाएंगी, तो मुझे मतलब मिल जाएगा कि जो है इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। The multiplication
the multiplication AB exists and will be of order m क्रॉस n। आप देखिएगा एक ऑर्डर m क्रॉस n है, इसका ऑर्डर n क्रॉस n है। मल्टीप्लाई करने के लिए रूल होता है पहले वाले की कॉलम और बाद वाले की रो बराबर होने चाहिए, तो बराबर हो गए, और जो आंसर आता है उसमें पहले वाले की रो और दूसरे वाले के कॉलम होते हैं। m क्रॉस n हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि ए बी की रैंक जो है वो बी की रैंक ए की रैंक के इक्वल होगी। वी हैव टू प्रूव दैट रैंक ऑफ पी ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। अब हमें प्रूव करके दिखाना है कि ए पी की जो रैंक होगी वो पी ए की रैंक के इक्वल होगी, दोनों की रैंक जो है इक्वल होगी। अब आप ऐसे मान लीजिएगा लेट बी इक्वल टू, यहाँ मेरे से गलत लिखा गया है, ऊपर मल्टीप्लाई अलग हो रही है, ए पी लेट बी इक्वल टू क्या मान लीजिएगा, ए पी मान लीजिएगा। अब मुझे सिद्ध करके दिखाना है कि ए पी की रैंक यानी कि बी की रैंक और ए की रैंक बराबर होगी, तो मैं ऐसे करता हूँ लेट बी इक्वल टू ए पी है, इसको इम्प्लाइज रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए पी लेस देन इक्वल रैंक ऑफ ए। ये वाला फार्मूला लगा दीजिएगा कि मल्टीप्लाई करके रैंक किसी भी अकेली मैट्रिक्स की रैंक या तो बराबर होगी या उससे छोटी होगी। इसको इम्प्लाइज रैंक ऑफ बी लेस देन इक्वल रैंक ऑफ ए, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसे उल्टा करता हूँ, क्योंकि b इज इक्वल टू है ए पी, b इज इक्वल टू क्या है ए पी। अब मैं इसे करता हूँ इस टू इम्प्लाई बी पी इनवर्स इज इक्वल टू ए पी पी इनवर्स, इस टू इम्प्लाइज बी पी इनवर्स इज इक्वल टू ए, ये आइडेंटिटी आ गया। इस टू इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी पी इनवर्स, इस टू इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए लेस देन रैंक ऑफ बी पी इनवर्स। अब फिर मैं ऊपर वाली थ्योरम लगा देता हूँ, किसी भी एक को मुझे अधिकार में छोड़ दूंगा। इस टू इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल रैंक ऑफ बी, इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर में देखिएगा बी की रैंक छोटी है और वहाँ देखिएगा बी की रैंक बड़ी है। प्रूव हो जाता है बाय इक्वेशन 1 and 2 तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी इज टू इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी। प्रूव। तो ये थ्योरम हमें सिखाती है किसी मैट्रिक्स में अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी रैंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। थ्योरम नंबर 5 नहीं करेंगे। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 सारे हो चुके हैं। अब आप सारे एग्जाम्पल जो है निपटा सकते हैं, किसी भी एग्जाम्पल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक में ये कर देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 10, यह शो दैट, इसमें प्रूव करना है रैंक ऑफ ए डैश इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल इस वाली थ्योरम की जो है नकल है। रैंक ऑफ ए डैश है और इक्वल टू रैंक ऑफ क्या लाना है ए, इनको बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा ए और ए डैश में क्या फ़र्क होता है, रो और कॉलम का इंटरचेंज होता है। तो रो और कॉलम का इंटरचेंज होता है तो रो और कॉलम का इंटरचेंज करने पर रैंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सारणिक नहीं बदलती। जब सारणिक नहीं बदलने तो सारणिक का सीधा संबंध रैंक से है, तो रैंक भी नहीं बदलेगी। अब यहाँ से हो जाएगा रैंक ऑफ ए। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, लेट, अब हम बी इक्वल टू मान लेते हैं ए डैश, बी इक्वल टू ए डैश। तो इस टू इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए डैश, इसमें फिर फार्मूला लगा दीजिएगा। इस टू इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए इस टू इम्प्लाइज रैंक ऑफ बी लेस देन इक्वल रैंक ऑफ ए, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, 2 को मल्टीप्लाई में से कभी भी एक को छोड़ोगे तो दूसरे पर फिर जो है वो लेस देन इक्वल जो है वो लग जाएगा। अब ये हो जाएगा। अब देखिएगा फिर मैं ऐसे ही करता हूँ। अब चूंकि फिर मैं इसे दोबारा उठाता हूँ, बी इक्वल टू ए डैश। अब मैं ए गायब करता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा ए इनवर्स बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए और ए डैश। ये हो जाएगा ए इनवर्स बी इज इक्वल टू आई ए डैश। ये हो जाएगा ए इनवर्स बी इज इक्वल टू ए डैश।
तो ये हो जाएगा ए डैश इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब मैं इसकी रैंक लगा देता हूँ, इसको इम्प्लाई लगाते चले जाते हैं। इसको इम्प्लाई रैंक ऑफ ए डैश इक्वल टू रैंक ऑफ ए इनवर्स बी। अब यहाँ से मैं एक को छोड़ देता हूँ तो इधर हो जाएगा रैंक ऑफ बी। तो ये हो गया मेरे पास, इसको इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए डैश लेस देन इक्वल रैंक ऑफ बी। बी है रैंक ऑफ ए डैश इक्वल टू रैंक ऑफ ए, इसको इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल रैंक ऑफ बी। इक्वेशन 2। अब यहाँ देखिएगा बी की रैंक छोटी है और वहाँ बी की रैंक बड़ी है। बाई इक्वेशन 1 and 2 रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी की वैल्यू ए डैश। तो इस तरह से जो है आपका एग्जाम पे जो है प्रूव हो जाता है। अब चैप्टर नंबर 3 जो है ये ख़त्म हो गया है रैंक वाला। ये ध्यान रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि रैंक अब मैं इसके बाद जब हमारी मैट्रिक्स ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद हम लीनियर अलजेब्रा वाला चैप्टर पढ़ेंगे। और लीनियर अलजेब्रा में आपको जितने भी क्वेश्चन करने हैं उसमें से लगभग 50% क्वेश्चन रैंक पर ही होंगे। तो आपको रैंक पर जो है अपना हाथ अच्छी तरह से सेट कर लेना है।